नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। आज मैं हूं बलिया में और मैं एक ऐसे बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी से मिल रही हूं जो कि यहाँ वेरेन्या इंटरनेशनल स्कूल में एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं दीक्षा जी से और उनसे बातें करते हैं एजुकेशन पर, चाइल्ड एजुकेशन पे, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में और एज ए प्रिंसिपल वो क्या कुछ नया कर रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। और चलिए मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को हम सुनते हैं। वेलकम टू माय शो दीक्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मालती आपका अपने इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका ये शो वाकई में बहुत ही अच्छा है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वुमेन्स के लिए जो कि वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जो चाहती हैं अपनी फीलिंग्स को बताना, जो नहीं बता सकती किसी से भी। तो आपके इस शो ने उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपनी बातें जाके बता सके। तो आप मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच मालती। तहे दिल से आपका स्वागत है दीक्षा जी। तो दीक्षा जी, आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड दीजिए कि आप अपने बचपन के बारे में बताइए, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। आपको पता है मालती, मेरी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। मेरी पैदाइश वहीं की है, वहीं पैदा हुई मैं। मेरे पापा जी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, अभी तो रिटायर हो चुके हैं। तो लखनऊ में ही जॉब करते थे, तो हम लोग लखनऊ में ही थे। 4th एजुकेशन मेरी लखनऊ में हुई। उसके बाद मेरे पापा जी की जो कि ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो उनका ट्रांसफर बलिया में हो गया। तो हम सब बलिया में आ गए। हम 2 बहन और 1 भाई हैं। तो बलिया में आने के बाद अब सोचो, लखनऊ से बलिया में आना एक पूरा ड्रास्टिक चेंज था हमारी लाइफ में, लखनऊ का। हाँ, तो फिर बलिया आके आपको कैसा लगा, लखनऊ टू बलिया शिफ्ट होना? मुझे अभी याद आता है जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग लखनऊ से बलिया आए थे, रोते ही रहते थे। पापा से बोलते थे कि पापा यहाँ से कब जाएंगे कब जाएंगे। और फिर यहाँ बलिया में आया तो 6 में एडमिशन हो गया मेरा गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। तो जब वहां पे एडमिशन हुआ तो फिर फ्रेंड्स भी बने। और अपने मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहती थी इस साल मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाएगा, हम लोग फिर से लखनऊ चले जाएंगे। ऐसा करते करते हुआ क्या कि हम बलिया में ही रह गए, बलिया में ही शिफ्ट हो गए। मतलब आपकी डेस्टिनी जो थी वो बलिया ही आई थी। हाँ, तो इसलिए बलिया में ही रह गए और बलिया में ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई। कॉलेज किया बलिया में ही किया। ओके। और मैं बलिया में ही जॉब भी कर रही हूँ, जैसा आपने बताया वरेन्या इंटरनेशनल स्कूल में एज ए प्रिंसिपल मैं काम कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब बेबी, आपको लगता होगा ना कि जिस टाइम पे आप यहाँ बलिया शिफ्ट हुई उस टाइम पे यहाँ का माहौल और गर्ल्स एजुकेशन को लेके, और आज अभी आप एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रही हैं, तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी दिखता होगा। रियली बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस इस टाइम पे। अभी बताए पहले क्या था कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के जो माहौल था वो काफी पिछड़ा हुआ था। एजुकेशन के मामले में आज का जो टाइम है वो काफी आगे है। चेंजेस क्या आए हैं जो गर्ल्स की सेफ्टी को आया हुआ है। जब भी मैं लखनऊ से बलिया आई थी उस टाइम पे जो एक माहौल था यहाँ का गर्ल्स को लेकर के, गर्ल्स काफी सेफ फील करते थे। हम लोग अकेले कॉलेज जाते थे, अकेले, कोई ऐसा माहौल नहीं था कि कोई छेड़खानी वाला माहौल नहीं, कुछ नहीं। अकेले कॉलेज जाना, अकेले कॉलेज से घर आना। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि एजुकेटेड तो गर्ल्स हो रहे हैं, लोग अपनी गर्ल्स को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन जो साथ के साथ उनकी सेफ्टी का जो बात आ रही है ना, वो बहुत पीछे चला गया है। इतना माहौल खराब हो गया है। एजुकेशन टॉप लेवल का हो गया है, लेकिन ये मेंटालिटी उनकी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। मतलब आपके कहने होता है कि जब आपका बचपन जो था, उस टाइम में क्या होता था कि एक सोशल, मतलब पूरी सोसाइटी की एक जिम्मेदारी होती थी कि बच्चे सेफ रहें। एग्जैक्ट। और वो पूरा सब में कोई भेदभाव नहीं होता था, ये मेरे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब आज का जो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया जैसे हमारे बच्चे, और इस वजह से अगर दूसरे का बच्चा कुछ गलत काम भी कर रहा है तो लोग उसको नहीं बोलते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो वो एक सेफ्टी कंसर्न आ जाता है इसके। वही बात। बिल्कुल, बहुत ही सही पॉइंट आपने कहा दीक्षा जी। आज के टाइम में ऐसा ही हुआ है। और मैं अपने लिसनर को कहूंगी भी, ये भी कहना चाहूंगी कि इस मेंटालिटी को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आगे वाली जनरेशन को सेफ रखने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसे हमें उस टाइम पे बोलना या मर्डर करना, और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जाके उनके पेरेंट्स से भी बातें। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि जस्ट इग्नोर करें, क्योंकि आज हम उससे इग्नोर कर रहे हैं, कल किसी और करेंगे। तो धीरे धीरे यही चीजें फिर बच्चों के अंदर से वो डर निकल जाते हैं। अरे मुझे तो सिर्फ मम्मी पापा के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। जो वो एक डर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से ये सेफ्टी कंसर्न और भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, और पता है, देखिए आजकल का क्या है ना कि माँ बाप बच्चों को इतना ज्यादा पैम्पर कर दे रहे हैं, राइट, कि जो बच्चे है ना वो आजकल अपने माँ बाप की ही रिस्पेक्ट करना भूलते जा रहे हैं।
वो नतीजा क्या है? पैम्परिंग का नतीजा है। इतना ज्यादा पैम्पर कर दिया जा रहा है, स्पेशली जो अब देखो आजकल क्या दिखा रहा है, पापा की परी, पापा की परी। परियों को इतना सब में लड़कियों को चढ़ा दिया जा रहा है। हर बच्चों को बताना होगा कि तुम्हारा क्या लेवल है, आपका क्या एक ओहदा है, आपको कहाँ कैसे रहना है, सबको सिखाना पड़ेगा। और वही चीजें पेरेंट्स भूलते हैं। बाउंड्रीज हमें बच्चों के पास खींचनी पड़ेगी। हाँ खींचनी पड़ेगी कि हम पेरेंट्स नहीं, हम आपके फ्रेंड अलग है। हाँ वी आर अ फ्रेंड, हाँ ठीक है फ्रेंड है, बट जो एक बाउंड्री है ना कि एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, हाँ एज ए मदर, हाँ तो वो एक रिस्पेक्ट आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ जैसे मालती मैंने बताया ना अभी कि सबका एक बाउंड्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बाउंड्रीज हम लड़कियों के लिए ही बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज हमने लड़कों को बंद कर दी है, इसीलिए क्राइम इतना बढ़ रहा है। सही। तो ये बाउंड्री लड़कियों के साथ साथ लड़कों के ऊपर ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मेरे 2 बेटे ही हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि तुम्हारी क्या लिमिटेशन है, पेरेंट्स के साथ क्या लिमिटेशन है, टीचर्स की क्या लिमिटेशन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपकी क्या लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कभी बाहर जाओ तो आप सर्वाइव कर पाओ। बाउंड्री सिर्फ हम गर्ल्स को, जैसे अब मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल में भी, मेरा पूरा मोटो होता है कि बच्चों को सिर्फ हम एजुकेट नहीं करें, उनको डिसिप्लिन सिखाए, उनको बिहेवियर सिखाए कि कैसे आप बिहेवियर, उनको एक मैनर पता होना चाहिए सब बच्चों को कि आप स्कूल में आ रहे हो, आपको कैसे वेलकम करना है टीचर का, आप घर से आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे हमारे पास स्कूल में आते सिर्फ 6 घंटे रहते हैं, राइट, बाकी के टाइम तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बिता रहे होते हैं। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं अपने स्कूल में, पीटीएम रखते हैं हम लोग। पीटीएम सिर्फ हम पेरेंट्स को इसलिए नहीं बुलाते कि आप आइए अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखिए, हम उनको एजुकेट करने के लिए बुलाते हैं कि हाउ दे ट्रीट विद देयर चिल्ड्रन, whatever they are teaching their children inside the home, because we are spending with their student only 6 hours, right? They are spending at least 12 hours, so they have to teach them, no? Yeah, so they are coming, तो उनको बताते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाइए, कैसा मैनर दीजिए। कुछ आपने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा लिया, लेकिन जो मेन फोकस है ना वो मोरल वैल्यू होना चाहिए। और मोरल वैल्यू क्या, आप मोरल वैल्यू सिखा रहे हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं कि कहानी पढ़ दी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बता दिया, नहीं, वो चीजें बच्चों में इनकलकेट करनी पड़ेगी कि ये चीजें हैं आपके पास, आपको कैसे सर्वाइव। क्योंकि आप अगर बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज दे रहे हो ना, तो वो बच्चे बाहर के एटमॉस्फेयर में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कभी नहीं। क्योंकि वो एग्जाम तो पास करते चले जाएंगे, लेकिन उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आएंगी वो चीजें वो फेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात कहा आपने दीक्षा जी। और जैसा कि आजकल ये आ रहा है ना जेन जी, हाँ जेन जी, आज भी देखो इतनी तरह की किस तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आज पे बच्चों में बहुत जरूरी है जैसा कि आपने कहा। और ये बहुत ही अच्छा आप करती हैं कि अपने स्कूल में आप पीटीएम सिर्फ ऐसा नहीं कि चाइल्ड और टीचर्स के इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, बल्कि आप उसमें पूरा ध्यान रखती है कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करें कि वो अपने घर में, और ये बढ़िया जैसे माहौल के लिए बहुत जरूरी है। और पता है आपको, मेरा स्कूल जहाँ पे पूरा रूरल एरिया है वो, तो ज्यादातर पेरेंट्स फार्मर हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे ही है ना कि जो जिनके कुछ बच्चे जिनके फादर आर्मी में हैं, तो सिर्फ वो बच्चे के अपने मदर के साथ रह रहे हैं। अब हम पीटीएम लेते हैं तो पता चलता है कि मदर नहीं आ रही है। मदर क्यों नहीं आ रही है? तो मेरी मम्मी मैम बाहर नहीं निकलती हैं इसलिए नहीं आ रही है। तो जाके मैंने उनको मोटिवेट किया, नहीं आपके मम्मी को बोलना होगा, उनके मदर को कॉल किया मैंने कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हैं आपके दादा दादी बच्चे के बारे में ही जानते हैं, वो तो बच्चे को पैम्पर करने में लगे हुए हैं, हाँ मेरा बच्चा अच्छा है ऐसा है। आप जानती है बच्चे के बारे में ना, आप मुझे आगे बताएंगी कि आपको बच्चा घर पे कितना देर पढ़ रहा है, किस बच्चे के साथ रह रहा है, कैसा उसको माहौल मिल रहा है। तो बहुत से मदर को मैंने कॉल किया, तो जब मैंने 2nd-3rd टाइम पीटीएम रखा तो कुछ बच्चों की मम्मी जो कभी बाहर निकलती ही नहीं थी वो आई। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो कम से कम पीटीएम या मदर तो आ रही है। वो खुल के उन्होंने बोला भी, बताया कि हाँ अच्छा किया मैम को कि हम लोग को घर से निकलने नहीं दिया जाता, तो बहुत ऑड फील करते। तो वो स्पष्ट बोल भी नहीं पा रही थी, भोजपुरी लैंग्वेज था उनका, तो वो बोलने में हिचकिचा रही थी। लेकिन उनको मैंने बोला नहीं, अब आप नहीं बोलेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने बोला, अपने बच्चे के बारे में बताया। तो ये सब चीजें थी जो हमको सच में बच्चों को अगर एजुकेट करना है तो उनके पहले घर माहौल ऐसा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जो लर्न करते हैं ना वो अपने बड़ों को देख के लर्न करते हैं, अपने पेरेंट्स को, उनके घर का कैसा इन्वायरमेंट है, ये सारी चीजें। तो घर का जब इन्वायरमेंट सही रहेगा तो बच्चे ऑटोमेटिक वो सारी चीजें देख लेंगे। तो आपने बहुत ही अच्छा काम
किया दीक्षा जी। और इस बात पे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि मतलब बलिया में जैसा कि आपने बताया कि आपका स्कूल और भी एक है, तो जहाँ पे बहुत ही गांव के ऐसे लोग आते हैं, तो उस केस में मतलब आपको लगता है कि किस तरह की चेंजेस की जरूरत है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया मालती जी। एक आइडियल स्कूल होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एज अ प्रिंसिपल मैंने अपने स्कूल में क्या क्या चेंजेस किए। पहला तो मैंने उनकी मदर को पीटीएम में इनवाइट किया। दूसरा, हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया। दूसरी चीजें क्या होनी चाहिए कि ऐसे बच्चा अगर हमारे स्कूल में आ रहा है तो सिर्फ उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने जैसे समर वेकेशंस होते हैं ना, समर वेकेशंस में हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था 1 वीक का, बैरियर्स डे। हाँ, तो बैरियर्स डे में क्या था, बच्चा बैग में कोई बुक्स कोई नोटबुक्स नहीं लेके आएगा। बच्चे के पास सिर्फ लंच होते थे, उनके बॉटल्स होते थे और कुछ जो भी उनको खाने का मन करना था, तो पूरे टाइम वो बस एंजॉय करता था बिना किसी बुक के, बिना। तो तभी उसको लगेगा कि हाँ चलो स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे मन मार के स्कूल नहीं जाना है, अरे चलो फिर से वही पढ़ाई, वही साइंस, वही इंग्लिश, यही सब पढ़ना है। बच्चा अगर स्कूल आए तो उसको लगे, वो एंजॉय फील करेगा, अरे मुझे एक्साइटेड हो, मुझे स्कूल जाना है, कल मेरे स्कूल में ये होने वाला है, मेरे स्कूल में बैरियर्स डे है, मेरे स्कूल में पीटीएम, मेरे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, मेरे स्कूल में। हमारे यहाँ पता है क्या आता है, ऐसी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे हमारे मैनेजर सर हैं, उन्होंने ऑलरेडी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ था कि बच्चे बर्थडे ना फील करे। हमारे यहाँ आपको पता है 2-2 सीसी पीरियड चलता है 1 to 8। तो उसमें क्या होता है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा गेम खेले, बच्चा म्यूजिक, जिस बच्चे की जो मेंटेलिटी है, जो उनका मन करे, जैसे उनका गेम जाने का मन करे। और गेम में भी हमारे पास बहुत से गेम है, बच्चे क्रिकेट खेले, बच्चा वॉलीबॉल खेले, बच्चा म्यूजिक सीख रहा है, इसको म्यूजिक सीखने को म्यूजिक में गया, इसको डांस सीखना है वो डांस में चला गया। तो को करिकुलर एक्टिविटीज रखी गई है ताकि बच्चे एक बार खुद पढ़ाई के बोझ से जा करके अलग हटके कुछ करे। एक चीज है, जैसे हमारे स्कूल में जैसे हमारे क्या होता है, कभी कभी कोई टीचर एब्सेंट हो गई तो उस टीचर की पर्टिकुलर अरेंजमेंट लगती है उस क्लास में। तो अब जैसे मान लो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, 1 to 6 पीरियड पढ़ लिया, किसी टीचर की अरेंजमेंट लगी, तो मैंने क्या थोड़ी सी फ्रीडम दे रखी है कि अगर बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है तो चलो ठीक है, अरेंजमेंट पीरियड में बच्चे को बाहर लेकर के जाओ, बच्चा खेल रहा है, इसलिए बच्चे एक्साइटेड होते हैं। कभी कभी उनकी अरेंजमेंट होती है तो वो मेरे पास दौड़ के आते हैं, वो टीचर के पास नहीं जाते, मेरे पास मैम गेम खेल सकते हैं क्या, ओके ओके इनको। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैम ने फ्रीडम दे रखी। और मेरे हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे बच्चे मतलब फ्री होते हैं मुझसे कुछ भी बात करने के लिए। आपने मतलब बच्चों को ऐसा बता रखा है कि हाँ ठीक है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, I can come here. हाँ, तो they are coming to me and whatever they have asked, I just give the solution also. Whenever they feel difficult situation. So, you know, earlier when I have joined the Varna International School, I have joined as a teacher. Oh, हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं उसमें एज ए टीचर मैंने ज्वाइन किया। ईवीएस पढ़ाती थी मैं क्लास 2nd 3rd को, छोटे क्लास को। तो अब चूंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री से हूँ तो छोटे बच्चे को पढ़ाना बड़ा टफ था मेरे लिए, राइट। बहुत छोटे, ऊपर से गांव के बच्चे, वो एक जगह बैठे ही नहीं, एक को बैठाओ दूसरे घूम रहे, दूसरे को बैठाओ तीसरा घूम रहे, पूरे टाइम वो घूम रहे जितना पढ़ाई नहीं होती तो उनको बैठाने में लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे करते वो क्लास 2nd के बच्चे इतने अच्छे हो गए कि बाद में मैंने सर बोले कि दीक्षा मैम आपका क्लास तो बड़ा शांत रहता है। तो मैंने सोचा कि पहले कितना मैंने टफ सिचुएशन को कैसे इनको हैंडल किया है वो मुझे और आया नो। हाँ, तो इसलिए बच्चों को लगता है कि हाँ मैम है मेरी बात सुनेंगी, तो वो आते हैं। तो ये चीजें पहले हमको एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करना होगा बच्चों को। उनको ऐसा बताना हो कि हाँ आप कभी भी टफ सिचुएशन में हो तो आप आ सकते हो, तो वो अच्छा फील करेंगे, वो स्कूल आना चाहेंगे घर के माहौल से। तो विद इन 1 year टीचर टू प्रिंसिपल, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक वो रहा आपके। तो मतलब उसके लिए आप कैसा फील करते हो? मतलब ये तो ऑब्वियस है कि आपने इतना अच्छा वर्क किया वहां पे, आपने इतने सारे चेंजेस लाए। मतलब देखा जाए तो आपकी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, आप एमएससी केमिस्ट्री हो, जो कि केमिस्ट्री खुद भी इतना टफ सब्जेक्ट का। तो फिर मतलब तो ये कैसा रहा आपका ये वाला जो ड्यूरेशन है टीचर टू प्रिंसिपल, तो इसमें आपको कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील भी होता होगा? तब तो बहुत फील होता है, ऐसा लगता है कि कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब लगता है ये भी करना है, वो भी करना है, सारा काम बस मुझे ही करना है। लगता है ये किया तो ये छूट रहा है, वो कर किया तो वो छूट रहा है।
एज ए प्रिंसिपल बनने के बाद बच्चों के बीच से अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया है मेरा। जैसे ज्यादा टीचर पे ज्यादा फोकस, मेरा टीचर पे ज्यादा फोकस हो गया, टीचर क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के बीच में जाऊं। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर असेंबली में जब मैं बच्चों को एड्रेस करती हूँ, मेरा पूरा फोकस मेरे बच्चे होते हैं। या राउंड पे जाती हूँ तो मैं सारे क्लास में जाती हूँ, सारे बच्चों से पूछती हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपको पता है हमारे स्कूल में एक वो चलता है, क्लब चलता है, ग्रेवियांस क्लब। ओके। वो उस क्लब में होता क्या है ना कि हम बच्चों के बीच में जाते हैं तो बच्चों से ये बोलते हैं जाकर के कि आपको किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम हो, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, नोटबुक नहीं चेक कर रहा है, या आपको किसी भी टीचर, स्पेशली टीचर्स की हम बात करते हैं क्योंकि अगर बच्चे वहां पे तो टीचर्स की वजह से गए हैं। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तभी बच्चे आएंगे। तो ये क्लब हम लोगों ने उसी लिए रखा है। अब बच्चे आते हैं हमारे पास ये सोच के कि हाँ चलो मैम को बताएंगे इसका सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन मिलेगा कि मैम ये टीचर ऐसा नहीं पढ़ा रही है, उन्होंने नोटबुक रखा लेकिन नोटबुक मेरा चेक नहीं किया। तो हम बच्चों की प्रॉब्लम समझ पाते हैं और बच्चों को भी लगता है कि हाँ अब कोई भी कमी होगी तो मैम नहीं और इसको हाँ सोल्यूशन निकलेगा उसका, हम कुछ भी करेंगे तो मैम को बता पाएंगे अपनी प्रॉब्लम। तो ये हम लोगों ने ऐसे 2-3 कमिटी जो हम लोग रखते हैं उसे बच्चों की प्रॉब्लम के सुनने के लिए ही रखा है हॉल में। तो देखिए जी, एक चीज की जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करती है, हाँ। तो आप वैसे टीचर्स को क्या मतलब एडवाइस देती हैं और आप क्या टीचर को बताती है कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, उनके साथ एज ए टीचर बिहेव करना है या एज ए मेंटर बिहेव करना है, तो इस पे क्या है आपकी राय? हाँ देखिए दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आप एज अ टीचर हैं, आप क्लास में गई तो आप एज अ टीचर हैं, बच्चों को सिखाइए। बच्चों को सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज मत दीजिए, उनको उनके डिसिप्लिन पे, बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है उनका डिसिप्लिन उनको सिखाइए। सिर्फ ये नहीं कि आप क्लास में गए हेडिंग डाला पढ़ाना शुरू हो गए, नहीं, आप पहले जाइए बच्चों से इंटरेक्ट होइए। ऐसे बच्चों को समझिए, हाँ बिल्कुल, कि बच्चा क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि एज अ टीचर भी जरूरी है, लेकिन आपको बच्चों के साथ कभी कभी एज अ फ्रेंड भी ट्रीट करना पड़ेगा, तभी बच्चे एक्साइटेड होंगे कि चलो वो टीचर गई है फिर से आएगी, उनके अंदर इंटरेस्ट हो, अच्छा हाँ मेरी मैम आएंगी मुझे ये सिखाएंगे, सिर्फ मुझे बुकिश नॉलेज नहीं देंगे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाएंगे। तो हर टीचर को एज अ फ्रेंड भी बच्चों को ट्रीट करना पड़ेगा मेरे, लेकिन स्ट्रिक्ट तो थोड़ा होना ही पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चे फिर सुनेंगे ही नहीं उनको, फिर तो वो अपना ही राग गाएंगे, टीचर अपना राग गा रही है, बच्चे अपना राग गा रहे हैं, तो अलग अलग सबका राग हो जाएगा। तो बच्चों को एज अ टीचर भी ट्रीट करना होगा लेकिन एज अ फ्रेंड भी हमको समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा दीक्षा जी। तो आपने जैसे बताया कि डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों ही मतलब आप दोनों पे ही आपका फोकस रहता है, और डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों के बीच में बैलेंस बना के वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कैसे इंश्योर करती हो कि दोनों को एक साथ लेके चले? और क्या आपके पास कोई ऐसा रियल एग्जांपल हो जहाँ पे आपने खुद किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव वे में ऐसे दोनों को एक साथ उससे टीच किया हो, उसे सिखाया हो? हाँ एग्जैक्टली, मेरे पास देखिए होता क्या है ना कि जब एक बच्चा स्कूल आ रहा है तो वैसे हमारे स्कूल में क्या है ना, हाउसेज हैं, 4 हाउसेज है, रेड ग्रीन येलो और ब्लू हाउस। तो उन सब हाउसेस के हमने कैप्टन बनाए हुए हैं, हाउस कैप्टन। हमारे पास एक हेड बॉय और हेड गर्ल होते हैं और एक डिसिप्लिन बॉय होता है, प्रीफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिसिप्लिन बॉय का काम ही होता है पूरे स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना। लेकिन आपको पता है जिसको मैंने डिसिप्लिन बॉय बना, हम लोग के इलेक्शन होता है उसमें वो सारे इलेक्ट होते हैं, सब सारे बच्चे इलेक्शन के थ्रू इनका इलेक्शन होना है। तो जो डिसिप्लिन बॉय है वो सबसे इनडिसिप्लिन रहता था, सबसे ज्यादा, मतलब वो पूरी टीचर उससे परेशान रहती थी। जब भी क्लास उसके पास इतने क्वेश्चंस होते थे ना, इतने कंप्लेन, उसको कंप्लेन बॉक्स कहते, जैसे टीचर क्लास में गया वो इनका कंप्लेन उनका कर, मतलब पूरे क्लास में कंप्लेन उसके पास होता था। तो मैंने क्या कहा कि ये जितना डिसिप्लिन है इसको कुछ ना कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा जिससे ये जो एक्टिव हो जाए वो सारे कंप्लेनिंग नेचर भूल जाए। तो उसको मैंने एज अ डिसिप्लिन बॉय इलेक्शन में खड़ा किया। अच्छा। लेकिन इतना वो फोकस रहता था ना बच्चों के बीच में कि उसको वोट भी बहुत ज्यादा मिले। अच्छा, वही हाँ मतलब बहुत ज्यादा मिले उसको और वो डिसिप्लिन बॉय बन गया। जब डिसिप्लिन बॉय बन गया तो अब उसको जब सब बच्चों का ओथ होता है, ओथ सेरेमनी होती है, उसमें सारे जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो ओथ लेते हैं। ओथ तो ले लिया उसने। अगले दिन मैं क्लास में गई तो फिर से मेरे पास दौड़ के आया कंप्लेन के नेचर में, उनके कि ये बताओ क्या हो तुम? कह रहे मैं डिसिप्लिन बॉय बन गया। हम कहे तुम खुद कितने डिसिप्लिन हो? कह रहा है डिसिप्लिन में हूँ मैं। हम कहे डिसिप्लिन है?
पूरे टाइम तुम भागते रहते हो, सबकी कंप्लेन करते रहते हो, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी कंप्लेन कोई नहीं करेगा? जब तुमको जब किसी चीज के लिए इलेक्ट हुए हो, तुमको उस पर फोकस होना चाहिए। तो पता नहीं इसको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, नेक्स्ट डे से मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। ड्रास्टिक चेंज। हाँ, वो तो सारे टीचर कह रहे हैं कि मैम वो अनमोल तो बिल्कुल चेंज हो गया है, हम कैसे कैसे चेंज है। तो सच में उसका कंप्लेनिंग नेचर बंद हो गया था, खुद डिसिप्लिन में रहता है, उसको वो बात शायद लग गई थी। और उन्होंने सुना भी आप इतने प्यार से बच्चों को समझाती हैं और अब डांटती नहीं है, तो वो इतना प्यार होता है कि बच्चे वैसे ही समझ जाते हैं कि ये चीज उसके अंदर बहुत जबरदस्त चेंज आया, और उसका कंप्लेनिंग नेचर बंद हो गया। जिससे एज ए जब लंच होता है ना, तो बच्चों को हम खड़ा करते हैं, आप यहाँ खड़े रहो, आपकी पोजीशन है, कोई बच्चा जा रहा है कैसे जा रहा है, तो अब वो चुपचाप खड़ा रहता है, बस आके देखता है, वॉच करता है कौन क्या कर रहा है, वो बोलता नहीं है। आने सीधे मुझसे कहते हैं मैम वो ऐसे कर रहा था, मैम वो समझो ठीक है, मुझसे बोल रहे हो ना? हाँ मैम बस आपसे ही बोलता हूँ, अब मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया है, अब मैं किसी से कोई कंप्लेन नहीं करता। तो ये चीज उसको थोड़ी सी फ्रीडम मिली, उसको मैंने इलेक्शन में खड़ा किया, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचा, और सच में मतलब बहुत डिसिप्लिन आपने बच्चों को हैंडल किया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया दीक्षा जी। तो ये बताइए कि एज ए प्रिंसिपल, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, पूरे स्कूल को संभालना, वो भी इंटरनेशनल स्कूल को संभालना। सही। और ऐसे में मतलब जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो मतलब कैसे आप बैलेंस करते हो? और आपके खुद के 2 बच्चे हैं, तो इतनी मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे मैनेज करते हो? पता है मालती, बहुत मुश्किल होता है मैनेज कर पाना, लेकिन जब आप दो चीजें, आप एज अ वर्किंग भी हैं, घर के भी काम आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उनको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। और ये मोटिवेशन मुझे हमेशा मेरी माँ से मिला, क्योंकि इतने उसके बाद भी वो काम कर लेती हैं, सब कुछ सरवाइव कर पाती हैं, तो वो मैं मोटिवेशन मेरी माँ से ही लेती हूँ। और मेरे सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा भाई है, जो टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट करता रहता है, कि मुझे मतलब इंस्पायर करता है कि नहीं आप ये कर सकती हो, ऐसे कर सकती हो। तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है जब आप एज अ वर्किंग हैं और घर पे भी हैं। तो आपको पता है मेरी पूरी फैमिली में 11 मेंबर हैं। हाँ, ज्वाइंट फैमिली है और 11 लोग हैं, सबके लिए नाश्ता। लेकिन मेरे साथ मेरी देवरानी है, जो कि बहुत मेरी मदद करती है, बहुत ज्यादा। हम दोनों एक साथ, हाँ, एक साथ काम करते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी बहुत टफ टास्क आता है कि स्कूल भी हमारा 6:30 बजे का होता है, तो 6:30 बजे तक आपको पहुंचना होता है बस पकड़ने के लिए, तो हमारी बस तो रोज ही छूटती है। तो कि भाग भाग के जाना और बस पकड़ना तो बहुत टफ काम होता है। रोज हम लोग ऑटो से जाते हैं, तो मतलब एक जब अंदर से खुशी होगी ना आपको किसी काम के प्रति, आपको जब काम में मन लग रहा हो ना, तो आपको वो काम कठिन नहीं लगेगा। फिर आप कितनी भी मुश्किलों को पार करके ना आप चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे। तो मेरे साथ ऐसा, हाँ, सेट कर लिए कि चलो नहीं हम करना है, मुझे आपको अच्छा लगता है, आपकी जॉब अच्छी लगती है, वैसे में आपको फैमिली भी देखना है, ऐसा इंसान भी है बड़ी, हाँ ये तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बट ये है कि तो आपको फैमिली का सपोर्ट कैसा मिलता है? फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उन्हीं की वजह से आज मैं जा पा रही हूँ स्कूल। हाँ, नहीं तो मैं घर पे थी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी घर पे ही थी। फैमिली के लोगों ने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया मेरे, कि नहीं इतना पढ़ के घर बैठी हो, तुमको कहीं जाना चाहिए, कहीं ज्वाइन करो। तो फिर मैं गई। तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा आपके पास, तो आप कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते, ना तो घर पे कर पाएंगे ना स्कूल में कर पाएंगे। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना होता है, उनका सब कुछ चीजें उनकी देखनी पड़ती है कि कैसे वो रह रहे हैं, कैसे मैंने स्कूल जा रही, सब चीजें देखनी पड़ती है उनकी। तो सपोर्ट तो आपको लाइफ में बहुत जरूरी हो, आपको फैमिली का सपोर्ट हो या किसी और का सपोर्ट, ना सपोर्ट किया आपको तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वेरी नाइस। तो आप जैसे इस तरह की लाइफ में मतलब किस तरह की चैलेंजेस आप फेस करती हो? जो नॉर्मल जैसे आप जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, हाँ, इस तरह के चैलेंजेस जो फेस करती होंगी, बिल्कुल। बट उन चैलेंजेस से ओवरकम करने की आप क्या करती हो? और आप कुछ बता सकते हो हमारे लिसनर को, जो कि ऐसी वर्किंग मॉम है और जो इस तरह जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जो इस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं, और जो कभी कभी बहुत मेंटली टायर्ड हो जाते हैं या टायर हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, टायर्ड तो अलग बात है, मेंटली बहुत टायर्ड हो जाते हैं कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती ना, और वो गिव अप करते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? देखिए, होता क्या है ना मालती, कि सबसे बड़ी चीज है ना, आपको अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, घर पे भी करना है,
दोनों चीज आपको बैलेंस करके चलना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपना होप मत छोड़िए। आपने जहां एक बार होप छोड़ा कि आपका जो बैलेंस है ना वो कभी नहीं बन पाएगा, घर का और बाहर का। तो आपके अंदर हमेशा होप जगह रहना चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे। अब मेरे साथ क्या है, एज अ प्रिंसिपल बहुत काम होते हैं स्कूल में गए, बहुत ज्यादा। और फिर जैसे लगता है चलो घर जाके कर लेंगे, पर घर पे आओ तो घर पे वैसे ही काम पड़ा रहता है। ऑब्वियस दिन घर पे, हाँ घर पे वैसे ही काम पड़ा रहता है। फिर सोचते हैं कि क्या करे क्या करे। तो सब चैलेंजेस बहुत आते हैं। कभी लगता है कि स्कूल का काम छूट रहा है, स्कूल का काम करो तो लगता है घर का काम छूट रहा है, कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहता है। लेकिन उन चीजों को दोनों को आपस में बैलेंस करके घर का काम फटाफट कर लो, फिर स्कूल से आओ। अब पहले क्या था कि मैं सोती थी 2-3 घंटे, अब वो सोना छोड़ दिया है, मैं स्कूल में छोड़ दिया है। तो स्कूल का काम मैनेज हो जाता है, स्कूल का काम आगे कर ले, चलो फटाफट करिए स्कूल का काम, क्योंकि घर का भी काम करना होता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो अपने हेल्थ के साथ या अपने काम के साथ। तो जब अपने काम ठान रखिए कि हमें काम करना है, तो काम के साथ आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, खुद के साथ एडजस्टमेंट की हाँ बिल्कुल, बहुत स्ट्रांग हो तो फिर आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी सरवाइव कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज होप नहीं छोड़िए, आप कहीं भी सरवाइव कर ले जाएंगे। तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट आपकी कहा, और जो भी हमारे लिसनर हैं जो सुन रहे होंगे, जो भी ये हम जैसा हमारे जैसे वर्किंग मॉम है जो कि फैमिली को भी देख रहे हैं, वाहन भी देख रहे हैं, और करके वो अपने पूरी तरह से हो जाते हैं कि नहीं छोड़े हैं हम। एक मतलब जो भी हमारा मोटो है, जो भी हमारा मोटिवेशन मार्केटिंग को लेके चलना, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो आपके पास कोई मंत्र है? हाँ मंत्र है मेरे पास। देखो जैसे मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था, गायत्री मंत्र, जो कि सारे मंत्र का निचोड़ है। आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो, बस गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र से आपको क्या होता है, अंदर से मोटिवेशन आता है, अंदर से एक होप जगता है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं। तो मतलब उस मंत्र को करने से मेरे अंदर तो शक्ति आती है बहुत जबरदस्त। और कई बार मैंने ऐसा फील किया है कि जब कभी भी लगता है कि मैं होपलेस हो गई हूँ, कभी कभी लगता है कि नहीं अब तो क्विट कर जाना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत मैनेज हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल बहुत टायर्ड। तो अंदर से शक्ति आती है, नहीं तुम कर सकते हो। ये इस मंत्र की शक्ति ही है, गायत्री मंत्र की, जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है कि नहीं हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे, हम किसी भी सिचुएशन में खड़े। आपको पता है मालती, पिछले साल मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। ओके, सिचुएशन ऐसी आई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में उलझ गए थे, और यहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको ले जाइए, यहाँ से तुरंत लेके जाइए बनारस, इंजेक्शन दे रहे हैं, अगर रास्ते में हो गया नहीं तो इनका बचने का उम्मीद नहीं है। तो मेरे बचने की उम्मीद ही नहीं थी। एम्बुलेंस से मुझे यहाँ से बनारस लेके जाया गया। बनारस जाते जाते, और मैं पूरी गाड़ी में मैं बस यही सोच रही थी कि मैं बच पाऊंगी नहीं बच पाऊंगी, गुरुदेव का ध्यान कर रही थी कि प्रभु मुझे किसी तरीके से बचा लीजिए, मेरे दोनों बच्चे हैं। तो वो सिचुएशन मम्मी मैं आज करती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, बहुत ही गई मैं। डॉक्टर ने मतलब स्ट्रेचर पे लेटे लेटे सारा इलाज मेरा हो रहा है। स्ट्रेचर पे पड़े पड़े डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, स्ट्रेचर पड़े पड़े डॉक्टर ने पानी चढ़ाया, मतलब सारा कुछ इलाज मेरा स्ट्रेचर पे हो गया। 2 बजे रात में डॉक्टर ने बोला कि मैं इनको ले जाइए, इनको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके हाँ, तो मैं चली आई। लेकिन फिर उसके 10 दिन बाद फिर से मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो फाइनली मेरा ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऑपरेशन के बाद मैं स्कूल पढ़ाती थी, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे लगा कि अब क्या, तो 6 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, अब तो मुझे कोई स्कूल रखेगा ही नहीं। लेकिन ये सब इस भगवान का चमत्कार ही था कि उस ऑपरेशन के बाद भी मुझे स्कूल ने बुलाया, और एज अ प्रिंसिपल के पोस्ट पे उन्होंने बुलाया। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब एक चमत्कार था मेरे लिए। और ये सोच के भी मतलब अभी देखो मेरे सच में आंख में आंसू आ जाते हैं, सोचते हैं तो कि कहाँ से कहाँ पहुंचे थे हम। तो ये चीजें हैं कि भगवान की शक्ति तो है, मतलब गायत्री मंत्र तो बहुत बड़ी शक्ति है। आप कभी भी मुसीबत में होना, आप मंत्र करिए, सच में आपको तो उबरने का रास्ता मिल ही जाता है इन चीजों से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात की आपने। और यहाँ पे आप मतलब हम जो बातें कर रहे थे ये बिल्कुल ही टर्न होके आज स्पिरिचुअल में आ गया। ये तो बिल्कुल स्पिरिचुअल से रिलेट हो गया। और एक्चुअली मैं खुद भी गायत्री परिवार से हूँ, तो अच्छा हाँ, तो फिर ये सारी चीजें मेरे लिए भी बहुत बड़ी बहुत मायने रखती हैं। तो जैसा कि आपने बताया आपके 2 बच्चे हैं, हाँ जी, तो आप उनके अंदर कैसे ये स्पिरिचुअलिटी को डालती हैं?
देखिए, मैंने बच्चों को बोला है कि आप पूजा करो चाहे मत करो। देखो, पूजा करना सब चीजें नहीं होती कि आप सारी चीजें भूल के काम पड़ा हुआ है बैठ के पूजा कर रहे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। बच्चों को मैंने यही सिखाया है, पूजा करो नहीं करो, लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबके लिए। और आजकल की जो जनरेशन है ना, ये रिस्पेक्ट नहीं बोलते चले जा रहे हैं। यही बोला मैं। वो रिस्पेक्ट है ही नहीं, उनको सिखाना पड़ता है। अरे मेरे दादाजी हैं, पैर छुओ, आंटी हैं, पैर छुओ, सिखाना पड़ रहा है। ये उनके अंदर खत्म हो चुका है। तो मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ, पूजा करो मत करो, लेकिन रिस्पेक्ट सबके लिए होनी चाहिए। कोई भी हो, बाहर का भी हो, आप जब देखो तो कम से कम प्रणाम करो उनको, ये रिस्पेक्ट रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज की गायत्री मंत्र में बोलती हूँ, गायत्री मंत्र का कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि भगवान के पास बैठो तभी पूजा को धूप बत्ती जलाओ अगरबत्ती जलाओ, नहीं। आप रास्ते में जा रहे हो, बस में हो, गाड़ी में हो, मंत्र पढ़ते रहो, उससे शक्ति मिलती है, दिमाग तेज होता है। दूसरी चीज में एक चीज और बोलती हूँ कि कुछ करो नहीं करो, सूर्य भगवान को जल जरूर दो। सूर्य भगवान क्या है, हमारे अंदर शक्ति को जनरेट करते हैं, वो ऊर्जा देते हैं, जिससे हम आगे का कोई भी काम कर पाएंगे। मैं बच्चों को इतना ही सिखाती हूँ कि पूजा नहीं करो, रिस्पेक्ट करो, और कम से कम गायत्री मंत्र का जब कहीं भी रहो, किसी भी सिचुएशन में रहो, जाप करते रहो। जरूरी है कि भगवान पास बैठो करो, वो मंत्र ही आपको भगवान से जोड़े रखेगा। उस मंत्र का बहुत ही अच्छी बात की आपने, और ये शायद जरूरी भी है। जैसे आप जाति परिवार से हैं, तो आप जाति मत के बारे में बात कर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो हमारे लिसनर है, जो अलग अलग मंत्र है, अलग अलग लोग मानते हैं, तो वो उन चीजों का ही गहरे बड़े जुड़े रहे हैं उनसे, और वो सारी चीजें वो अपने बच्चों के अंदर भी इनकलकेट करे कि नहीं आई वो करना है। आप इसी मंत्र की पूजा कर रहे हो, बजरंग बली, शिव जी की, उन मंत्र का जाप करो आप अपने बच्चों के अंदर। हाँ, चीजें आनी चाहिए। बहुत ही बहुत अच्छा लगा बात करके दीक्षा जी आपसे, और अगर हम बातें करते तो एक बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो अब मैं लास्ट की तरफ चलूंगी पॉडकास्ट के। तो अब लास्ट में एक क्वेश्चन सर, ये बताइए कि एज ए प्रिंसिपल तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है, बच्चों को हैंडल करना या टीचर्स को इंस्पायर करना? हाँ, ये तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ए प्रिंसिपल मेरे सबसे बच्चों को का चैलेंज तो हम हैंडल कर लेते हैं, बच्चों को समझा लेते हैं। सबसे टफ टास्क होता है टीचर को हैंडल करना। टीचर को इंस्पिरेशन देना कि नहीं, आपको कैसे बच्चों को फेस करना है, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है। वो जब क्लास में गई है, एक बच्चा बैठा है, घूम रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, आई मेरे पास, मैम पता है बच्चे कितना शोर कर, लग रहा है कि फेफड़ा बाहर आ जाएगा। तो ऐसे आके बोलते हैं, पहले मुझे हंसी भी आती है, फिर थोड़ा बुरा भी लगता है कि नहीं, ये वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनको इंस्पिरेशन देना ना बहुत टफ टास्क। एक टीचर है मेरे पास, तो इंग्लिश को कंप्यूटर दिया गया क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़ाने के लिए। मेरे जो फर्स्ट के बच्चे हैं ना, जो फिर इस दौरान फर्स्ट में गए हैं, तो वो छोटे बच्चे, तो वो मेरे आई, वो जिसको टाइम दिया गया, चल ठीक है पढ़ा के आई, वो बेचारी कह रही मैम अब मैं नहीं पढ़ा सकती। हमके क्या हुआ? मैम लग रहा है कि फेफड़ा बाहर आ जाएगा और इतना ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा है मैम, वो बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं। तो उनको बहुत समझाया मैंने, इतना ठीक है आपके साथ कल मैं चलूंगी, आपको जिस पीरियड में होता है ओके मैं चलूंगी आपके साथ, मैं बच्चों को समझाऊंगी। नहीं मैम वो सब बिल्कुल भी सही समझ सकते, वो मतलब मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकती, आप मेरा सब्जेक्ट चेंज करिए, मेरा क्लास चेंज करिए। तो ये मेरे चैलेंज था कि भाई कैसे इनको समझाऊं, नहीं आपको तो हैंडल करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैं गई क्लास में, सारे बच्चों को समझाया कि अगर तुम लोग ऐसे ही शोर करते रहेंगे, तुम्हारा गेम पीरियड कैंसिल कर देंगे। तो अब गेम के नाम से बच्चे परेशान, मेरा गेम पीरियड कैंसिल हो जाएगा। वो तो उनके लिए सबसे इजी वाला काम होता है, सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है गेम में जाना। तब तो अगले दिन पता चला कि थोड़ा शांत बैठे थे। हम बोले कि आज शांत बैठे थे बच्चे? हाँ मैम थोड़ा शांत थे। हम कहे कि जाइए बस उनको यही बोलिए गेम पीरियड कैंसिल कर देंगे, म्यूजिक में नहीं जाओगे, डांस सीखने नहीं जाओगे, कभी हाँ। तो बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन टीचर को समझाना का भी बहुत ज्यादा टफ काम होता है, उनको समझाना। बहुत ही अच्छा सर। तो अब हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगी तो? हाँ बिल्कुल देना चाहेंगे। दो चीजें हैं कि अपने लाइफ में आप होप मत खोइए, हमेशा अपने अंदर होप को रखे रहिए, क्योंकि एक होप ही ऐसा है जो आपको किसी भी चैलेंज को फेस करने का आपके अंदर शक्ति देता है। दूसरी चीज, आपके अंदर आपका जो भी भगवान है, जिस भी भगवान की पूजा करते हैं आप, उनको मन से याद करिए, तो आप हर चैलेंज को आप पार कर सकते हैं। बस ये दो चीजें मैं कहना चाहूंगी एज अ वर्किंग वुमेन और एज अ होम मेकर। दोनों चीजें मैं बस ये कहना चाहूंगी, होप मत छोड़िएगा, होप हमेशा कायम रखिए, क्योंकि सबको पता है
ये दुनिया किस पे टिकी हुई है? आशा पे टिकी हुई है। तो अभी भी अपने होप को मत छोड़िए और हमेशा अपने हाँ से जुड़े जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच दीक्षा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं बहुत ही ग्लैड हूँ, मैं बहुत ही अच्छा महसूस की आप हमारे पॉडकास्ट में आई। अरे नहीं, वैल्यूएबल टाइम हमें दे नहीं है तो मेरे सो मच अपने निजी राइट से बहुत बहुत धन्यवाद आपका मालती जी, आपने मुझे शामिल किया अपने सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया में। कि मैं आपका पॉडकास्ट देखती थी, मुझे लगता है कि नहीं मुझे भी करना था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें लाने के लिए। थैंक यू सो मच।